नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम अर्थ डे के ऊपर बात करेंगे कि यह क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है, यह पहली बार कब मनाया गया था, इसके संस्थापक कौन है। तो वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह है अर्थ डे। पृथ्वी दिवस वर्ष में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यह हमें सभी पता है कि 22 अप्रैल को दुनिया भर में इसका आयोजन किया जाता है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्थक प्रदर्शन करने के लिए आयोजन किया गया था। इसकी संस्थापना अमेरिकी सीनेट जेराल्ड नेल्सन ने की थी 1970 में पर्यावरण शिक्षक के रूप में की थी। अब इसे 192 देशों से भी अधिक में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह हमें सभी पता है कि 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। अब तक 192 देशों से भी अधिक देशों में पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। जेराल्ड कौन थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। जेराल्ड एंटोन नेल्सन विस्कॉन्सिन के एक अमेरिकी राजनेता थे और पर्यावरणविद थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र राज्य के सीनेट और गवर्नर के रूप में कार्य किया है। वह पृथ्वी दिवस के संस्थापक थे। इन्होंने पर्यावरण सहक्रियता की एक नई लहर शुरू की थी। इन्होंने पृथ्वी दिवस की संस्थापना की थी। यह 1970 में पहले संस्थापक थे। इन्होंने पृथ्वी दिवस आयोजन किया था। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं, अर्थ डे आयोजन करने वाले, उनका नाम आगे पढ़ेंगे कि क्या है। आज दुनिया भर में 50वां अर्थ डे मनाया जा रहा है। डेनिस हेस, इनका नाम डेनिस हेस है, अर्थ डे नेटवर्क के चेयरमैन हैं। 22 अप्रैल 1970 को पहला अर्थ डे मनाया गया था। हेस ने ही इसका आयोजन किया था और उस वक्त अमेरिका सीनेट जेराल्ड नेल्सन इसके फाउंडर थे। तब सिर्फ अखबारों की मदद से ही इस आयोजन में 2 करोड़ से अधिक लोग जुटे। हेस अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अधूरी छोड़कर धरती बचाने के लिए काम में जुट गए थे। वह इंजीनियर हैं और स्टेफेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। हमने पढ़ा कि आज दुनिया 50वां अर्थ समिट मना रही है। इसमें पहला अर्थ समिट 22 अप्रैल 1970 में मनाया गया था। इसका आयोजन डेनिस हेस ने किया था, पर इसकी संस्थापना नेल्सन ने की थी। यह इस आयोजन में 2 करोड़ से भी अधिक लोगों को जुटाने के लिए अखबार की मदद ली गई थी। इसमें आगे बताया गया है, इन्होंने भारत पर एक टिप्पणी की थी जो थी, भारत पूरी तरह सौर ऊर्जा का अपना ले तो औद्योगिक क्रांति के दुष्प्रभाव से बच सकता है। बचते हुए विकसित देशों की लिस्ट में आ सकता है, क्योंकि सभी देश भूमि में छुपे हर प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहा था और वह धरती से खनन करके उस मिट्टी की गुणवत्ता और औषधि जो कि फ्यूल थी उसके रेट को बढ़ा रहा था। इससे इन्होंने कहा था कि भारत यदि सौर ऊर्जा को अपना ले तो यह विकसित देशों की लिस्ट में आ सकता है, विकासशील देश की लिस्ट से हटकर, क्योंकि ऐसा विकास अभी तक नहीं हुआ है और विकास भारत में हर रोज़ सोलर ऊर्जा की खपत बढ़ती जा रही है। हम इन पर एक क्वेश्चन भी पूछेंगे हर पे। पहला क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन के कारण हवा और नदियाँ साफ हो गई है, क्या बिना प्रदूषण के अच्छे जीवन जीना संभव है? तो हाँ, क्लीन एक एजेंसी है, उसका इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया है कि दुनिया में 750 करोड़ से भी अधिक लोग बेहतर जीवन के लिए सहूलियत चाहते हैं, वह ऐशो आराम चाहते हैं।
कि हमें आरामदायक हर चीज़ मिले, हमें बिना किसी मेहनत के हर चीज़ प्राप्त करने का अधिकार हो। इसका धरती पर खतरनाक असर हुआ है। खास तौर पर अगर कोयले या कच्चे तेल से बन रही बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विडंबना है कि फॉसिल फ्यूल की कीमतों में सिर्फ उस निकालने और काम का बनाने का खर्च जोड़ा जाए तो उसे प्राकृतिक संसाधनों की कीमत नहीं जुड़ती जिसका हम दहन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम फॉसिल फ्यूल को धरती से निकालेंगे, उसे शुद्ध करेंगे तो हमें बहुत लागत पड़ेगी, लगभग 70% तक। और यदि हम देखें कि सोलर प्लेट बनाने में कितनी पैसों का या मेहनत का या श्रम का उपयोग होता है तो लगभग 40%। तो हमें इसमें भी बचता है। और अगला क्वेश्चन है, क्या फॉसिल फ्यूल की कीमत फिर तय की जा सकती है? तो पेट्रोलियम एक और बार अमेरिका में 1 टन कार्बन उत्सर्जन पर $1500 लगभग 1150 रुपये का टैक्स लगता है। यदि अमेरिका 1 टन कार्बन को छोड़ता है तो उसे $15 प्रति व्यक्ति रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। इससे पेट्रोलियम की कीमत में कम से कम 3 रुपये बढ़ जाते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव कभी पास नहीं हो पाया। फ्रांस में ऐसे कौशल हुए तो येलो वेस्ट मूवमेंट, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पीले चटकदार वस्त्र पहनकर आंदोलन में शामिल हुए थे। इससे यह सभी लोग हाईलाइट होते थे। इसमें आगे है कि इसकी कीमत तय करना सिर्फ यही नहीं था, इसकी कीमतों में उछाल को रोकना भी था। अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, हमारी धरती कितने लोगों को संभाल सकती है? यह क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर अमेरिका लोग जिन सहूलियतों का इस्तेमाल करते हैं उस आधार पर धरती पर अभी क्षमता के 10 गुना ज़्यादा आबादी है। यह तो पता है। अमेरिका वेस्टफुल देशों की लिस्ट में है। स्वीडन के लोग की लाइफस्टाइल के अनुसार भारत पर जो अगर इनकी तुलना करें तो देखें तो लगता है धरती की क्षमता इससे 3 गुना आबादी वाली हो सकती है। लेकिन युगांडा के किसानों की जीवन शैली का आधार माने तो 200 या 2000 के करीब करोड़ के करीब लोग अंत समय तक रह सकते हैं। सही आधार स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे होना चाहिए। इसका लाइफस्टाइल के अनुसार 200 करोड़ लोग अगर देखें तो 200 करोड़ लोग की धरती पर अंत समय तक रह सकते हैं। अगर युगांडा को देखें तो इन सभी मिश्रणों से भारत का लाइफस्टाइल है तो लगभग भारत भी 200 करोड़ व्यक्तियों के साथ अंत समय तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करेगा? तो भारत में संभव है कि सिर्फ प्रतिबंध है की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ये चीन दुनिया भर में वॉल्यूम से ज़्यादा सोलर मॉड्यूल अनेक बनाने के लिए विख्यात है। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत भी एडवांस है। और ऊर्जा की अच्छाई यह है कि घर ऑफिस में भी आप इसे बना सकते हैं। सौर ऊर्जा भारत के गांव स्वावलंबी बनाने का अच्छा तरीका हो सकता है, यानी भारत औद्योगिक क्रांति के दुष्प्रभाव से बचते हुए विकसित देश बन सकता है। कोयला धरती से निकाला जाता है, उसे थर्मल प्लांट स्टेशन पहुंचाने में जितना खर्च लगता है उतना तो सौर ऊर्जा तैयार करने में ही लगता है। बताया था 70 से और 40 धरती से निकाला हुआ फॉसिल फ्यूल्स और सौर ऊर्जा में बनाई के लिए खपत। अगला क्वेश्चन है, अगले साल भर में विश्व की रूपरेखा कैसी होगी? अगर हम देखें तो वर्तमान में जो कोरोना वायरस आने के बाद लोगों के व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं, वह घर बैठे काम कर रहे हैं तो इससे उनके जीवन स्टाइल पे प्रभाव पड़ेगा। वह बाहर जाने से कतराएंगे और यह आगे भी जारी रहेगा। इसके बदले
अगर देखें तो लोग भीड़ में जाने से कतराएंगे, वह भीड़ में नहीं जाएंगे। अगर एक हफ्ता देखें तो हफ्ते के एक दिन में लोग अपने घर में ही रहकर काम करेंगे, वह सड़क पर नहीं निकलेंगे, जिससे सड़क भारी नहीं होगी और प्रदूषण कम होगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर का पका हुआ खाना खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो आपने जो कि डेनिस हेस थे, उनकी एक पुस्तक थी काउड। उन्होंने इसका नाम एक किताब लिखी थी, क्या गाय के जीवन और धरती की सेहत में कोई संबंध होता है? तो बहुत बड़ा लिंक है इसमें। अमेरिका में 9 करोड़ गाय रहती है। इन्हें मक्का खिलाया जाता है ताकि वह अच्छा वजन प्राप्त कर सके, क्योंकि यहाँ के लोग बीफ खाते हैं यानी गाय का मांस खाते हैं। इसमें आगे बताया गया है, जिस प्रकार इस क्वेश्चन के आधार पर हम देखें तो उन्हें मक्का खिलाने के बाद उनके वज़न बढ़ाने के साथ साथ उनका मांस खाते हैं। मक्का गाय में बीमारी पनपती है, मक्का खाने से गाय में बीमारी पनपती है, जिसके कारण उन्हें मिटाने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। कुछ समय बाद बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मर जाते हैं। इसके बाद उनका मीट खाकर लोग हमेशा के लिए बीमार पड़ जाते हैं। तो उनके जो त्वचा में इन्होंने सुइयाँ लगाकर एंटीबायोटिक दवाई दी थी, उसका प्रभाव व्यक्तियों पर पड़ेगा, न कि गाय पर, क्योंकि वह केवल उनके उपयोग के लिए उन्हें मक्का जैसी चीज़ खिलाते हैं। असल में लोग बीफ खा रहे हैं तो उससे ज़्यादा प्रदूषण फैलाएंगे। इसमें पूर्ण रूप से यह है कि यदि वह लोग उसका मीट खाएंगे तो ज़रूर है कि वह बीमार पड़ेंगे। अगर इस पर और चर्चा करें तो आज दुनिया में 50वां अर्थ समिट मना रहे हैं। यह हो गया डेनिस अर्थ समिट के पहले तो नहीं, यह वर्तमान के चेयरमैन हैं। 22 अप्रैल को पहला अर्थ समिट बनाया गया था। पहला 22 अप्रैल 1970 को पहला अर्थ डे मनाया गया था। इसमें इन्होंने तो आयोजन किया था और वह पहले संस्थापक थे, यह पहले संस्थापक थे। इन्होंने इनकी अर्थ डे की स्थापना की थी। इसमें आगे बताया गया है कि यह अमेरिका सीनेट नेल्सन के फाउंडर थे। तब सिर्फ अखबार की मदद से इन्होंने 2 करोड़ व्यक्तियों को जुटाया था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को अधूरी छोड़कर धरती को बचाने के लिए चले गए थे। इन्होंने इंजीनियर की थी। ये स्टीफन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो इतनी ही वीडियो में हमने आज पढ़ा कि अर्थ डे में क्या क्या होता है, ये कब मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है। अगर क्यों की बात देखें तो अर्थ समिट पृथ्वी के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, क्योंकि यदि हम एक दिन भी अगर पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित करें तो इससे हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी हानि हो रही है पृथ्वी को प्रतिदिन। इसके बचाव के लिए हर सरकार संभव प्रयास कर रही है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर कुछ आपको सजेशन देना है तो इसमें आप कमेंट करें और बताएं कि यह वीडियो सही लगी या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।